मैंने अभी बताया था कमल होता अब्ज का मतलब। दूसरा अब्द, अब्द का मतलब बादल होता। अवधि, अवधि का मतलब समुद्र होता है। अवधि का मतलब समुद्र होता है। एक समुद्र का पर्यायवाची याद रखना, जो बताता हूँ बहुत काम की चीज होगी। नीर निधि बोलते हैं समुद्र को। क्या बोलते हैं? नीर निधि के रूप में भी समुद्र को जानते हैं। अपार भी बोलते हैं समुद्र को, अपार। पारावार भी बोलते हैं समुद्र को, पारावार। क्या बोलते हैं? पारावार। नीर निधि, अपार और पारावार समुद्र के ही है पर्यायवाची। ठीक है। और अवधि तो बोलते ही है समुद्र को। अप माने पानी, धी माने धारण करे तो समुद्र। अप माने पानी, दे माने दे जाए, पानी को देने वाला बादल। अप माने पानी, जा माने जन्म जाए तो कमल। तो कमल, बादल और समुद्र। समझे बच्चा? अजय माने क्या होता? जिसे जीता ना जा सके। और अजय माने बकरी। चलो आगे बढ़ते। अम्बुज और अम्बुदी, बहुत मस्त क्वेश्चन आया है। अम्बुज और अम्बुदी बताओ, फटाफट आंसर करो। अम्बुज और अम्बुदी। अंश का किरण नहीं हो सकता है अंश का किरण। अंश का किरण भी हो सकता है बेटा, पर जो ऑप्शन मिल रहा है वही बताया मैंने। दो ऑप्शन मिलेंगे आपको अंश में, एक कंधा और एक भाग। याद रखिएगा मेरी बात को, पेपर में दिखाऊंगा क्वेश्चन। अम्बुज और अम्बुदी। अम्बु माने पानी, जा माने जन्मा, फिर से वही क्वेश्चन, पानी में जन्मा। ठीक है। अम्बुदी, अम्बु माने पानी और धी माने धारण करे। पानी में, पानी को धारित करे, यानी पानी को धारण करे अम्बुदी, और पानी में जन्मा। तो पानी में जन्मता है कौन? कमल। और पानी को धारण करता कौन? समुद्र। ऑप्शन सी सही। कौन सा ऑप्शन सही है? एक बार शेयर तो करो, एक बार शेयर करो। देखो, कान, कर्ण, श्रुति और श्रवणेंद्रिय, ये चारों कान के पर्यायवाची। किसके पर्यायवाची हैं? कान के। तो पर्यायवाची याद होगा यहीं से। और जो पतवार है उसको कर्ण बोलते हैं। जो चप्पू बोलते हो जिसको तुम, उसको कर्ण बोला जाता है। क्या बोला जाता है मित्र? कर्ण। 15 का बी बॉम्बे, श्रवणेंद्रिय नहीं। 15 का बी हुआ। दिखा अभी? अभी सबको दिख रहा है? अभी सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलो भाई। समझे? जूम करो, जूम कर दिया, देखा? अब देखो, क्वेश्चन आता है द्विज। द्वि का मतलब दो बार, और जा का मतलब जन्मा। जो दो बार जन्म जाए वो द्विज है। तो दो बार कौन कौन जन्मता है? आपकी जिंदगी में आपके दांत दो बार निकलते हैं, उनको द्विज बोलते हैं। पक्षी एक बार अंडे के रूप में, फिर एक बार शरीर के रूप में, दो बार जन्म गया दांत और पक्षी। ब्राह्मण, ब्राह्मण एक बार माँ के पेट से जन्मता है, एक बार यज्ञोपवीत कराने के बाद जन्मता है। तो दांत, पक्षी और ब्राह्मण द्विज के रूप में जाने जाते हैं। दांत, पक्षी और ब्राह्मण, बहुत बढ़िया, एक नंबर। ब्रह्मा नहीं, ब्राह्मण। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है निजवाचक सर्वनाम के संबंध में बताओ, निजवाचक सर्वनाम क्या कहता है? जो आप शब्द है वो निजवाचक सर्वनाम है। एक क्वेश्चन इसमें याद रखना, आप भला तो जग भला। आप भला तो जग भला कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त है? तो निजवाचक सर्वनाम प्रयुक्त है। कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त है? तो निजवाचक सर्वनाम प्रयुक्त है। आप भला तो जग भला। नेक्स्ट, आंखें फेर लेना का अर्थ बताओ। वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया बेटा। आंखें फेर लेना। एक और इसी में जोड़ते हैं, आंख लगना। आंख लगना का अर्थ बताओ। आंख लगना का भी अर्थ बताओ। आंख की किरकिरी होना। आंख की किरकिरी होना। आंख की किरकिरी होना का भी अर्थ बताओ बेटा। और एक बताओ, आंख का तारा होना। आंख का तारा होना का भी अर्थ बताओ। आंख का तारा होना। बढ़िया है मुहावरे, अच्छे से पढ़ना आज। आज अच्छे से पढ़ना तुम। आंख की किरकिरी होना, कोई व्यक्ति आंख की किरकिरी है यानी अप्रिय है, तुमको अच्छा नहीं लगता, अप्रिय होना। आंख लगना का मतलब नींद आ जाना। आंख लगना का मतलब क्या है? नींद आ जाना। आंखें फेर लेना, दूसरी तरफ देखना, किसी और की चाहत, उदासीन हो जाना, प्रतिकूल हो जाना, नाराज हो जाना। तो आंखें कब फेरते हम? जब नाराज हो जाते। तो डी दहली हो जाए बेटा। क्या हो जाए? डी दहली।
आंख का तारा होना, आपकी माँ के आप आंख के तारे हो, बहुत प्रिय हो। अपनी माता को बच्चे आंख के तारे लगते हैं, बहुत प्रिय होते हैं। तो बहुत प्रिय होना, आंख का तारा होना मतलब बहुत प्रिय होना, हाँ बहुत प्यारा होना, वही आपका। अगला देखो, बाधा डालना, मुहावरे का अर्थ बताओ। मस्त क्वेश्चन है आज के, बाधा डालना। और मुहावरे लिखता हूं मैं, ठीक। ये मुहावरा जरूर याद रखना, अंडे का शहजादा। ये मुहावरा याद रखना, अंडे का शहजादा। दूसरा मुहावरा, अक्ल बड़ी या भैंस। अक्ल बड़ी या भैंस, याद रखना इसको भी, ठीक। अक्ल बड़ी या भैंस। और बाधा डालने मुहावरे का अर्थ बताना है। बताओ क्या बड़ा है, अकल बड़ी है तुम्हारी की भैंस बड़ी है? एक और, काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर, काला अक्षर किसके बराबर? भैंस बराबर। काला अक्षर भैंस बराबर। हाँ, आज तुम्हारी भैंस खुल जाएगी, जल्दी करो। लिखा है बाधा डालना, आप किसी, आपके काम में कोई बाधा डाल रहा, मतलब रोड़े अटका रहा है, कुछ ना कुछ गलत कर देता है ताकि आपका काम रुक जाए। लिखा, अकल का शहजादा, अनुभवहीन व्यक्ति। समझ रहे हो? अकल का नहीं, अंडे का शहजादा, अनुभवहीन व्यक्ति। याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आते बेटा, अनुभवहीन व्यक्ति। अगला लिखा, अकल बड़ी या भैंस। तो अकल बड़ी या भैंस बताओ। साक्षरता, साक्षरता का निरक्षर से सामना। साक्षर का निरक्षर से सामना, अकल बड़ी या भैंस। जो व्यक्ति साक्षर है उसके लिए अकल बड़ी है, जो निरक्षर है उसके लिए भैंस बड़ी है। तो साक्षर का निरक्षर से सामना हो जाना, ठीक। काला अक्षर भैंस बराबर तुम आंसर करोगे कमेंट बॉक्स पे, करते ही नहीं हो तुम। अशुद्ध वाक्य का चयन करो, अशुद्ध वाक्य बताओ, अशुद्ध वाक्य। एक और क्वेश्चन मैं लिखता हूं, ठंडा घड़े का पानी पिलाइए। ठंडा घड़े का पानी पिलाइए, इस वाक्य को शुद्ध करें। ठंडा घड़े का पानी पिलाओ, वाक्य को शुद्ध करें। ठंडा घड़े का पानी पिलाओ, वाक्य को शुद्ध करें। समझ रहे मित्र? लिखा है, उसमें बचपन है, उसमें बचपना है, वह बचपन से नटखट है, वह बचपन से सीधे हो। तो ये ऑप्शन सी सही है। उसमें बचपन नहीं है, वह बच्चा है। बचपन तो भाव है, तो उसमें कहां से हो जाएगा? उसमें बचपना है, बचपना कोई शब्द नहीं होता, ये हम लोगों ने जबरदस्ती गढ़ लिया इसको। तुम बचपन से सीधे हो, इसको भी आप कह सकते हो, पर बचपन से नहीं। और सीधे का मतलब यहाँ पे उसको लिखना चाहिए विनम्र हो, सीधे तो सभी खड़े हैं, तो तुम बचपन से विनम्र हो। तो क्वेश्चन सी आंसर सही करता है। कौन सा 19 का? सी आंसर। अब देखो, ठंडा घड़ा नहीं, ठंडा पानी, तो घड़े का ठंडा पानी पिलाइए। घड़े का, वैसे पीना नहीं इस समय, ठंडा पानी पिलाओ। इस समय तुम गर्म पानी पियो दोस्त, सर्दी बहुत तेज है ना। घड़े का ठंडा पानी पिलाओ, सर्दी बहुत तेज है, शेयर नहीं कर पा रहे क्लास को, हाथ नहीं कर। ठंडा घड़े का पानी पिलाओ, यानी घड़े का ठंडा पानी पिलाओ। गधे का नहीं, घड़े का। क्या टाइप कर रहा है? घड़े का ठंडा पानी पिलाओ। हाँ भाई, क्या टाइप। निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है। कौन सा वाक्य त्रुटिपूर्ण है मित्र? ये बताओ कौन सा वाक्य त्रुटिपूर्ण है। लिखा, संभवतः मैं रविवार को आ जाऊंगा, जीती मक्खी निगली नहीं जाती। त्रुटिपूर्ण बताना, गलत वाला बताना है। विद्या सदैव साथ रहने वाला का धन होता है। विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है। मुझे आशंका है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे। मुझे आशंका है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे। 20 का आंसर करो। हरिओम राठौर जामू वाले, आंसर करो बउआ। बताओ कौन सा त्रुटिपूर्ण है। संभवतः मैं रविवार को आ जाऊंगा, जीती मक्खी निगली नहीं जाती, विद्या सदैव साथ रहने वाला धन है। विद्या सदैव साथ रहने वाला धन है, ऐसा लिखा जाना चाहिए। धन होता है लिखा है। मुझे आशंका है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे। भैया, चुनाव किसी के पक्ष में ही होता है। चुनाव पहले होना चाहिए और निष्पक्ष शब्द बाद में होना चाहिए। क्या आप ये मानते हैं? मुझे आशंका है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हो पाएंगे। चुनाव निष्पक्ष नहीं हो पाएंगे। ABCD आंसर करो। बढ़िया क्वेश्चन लेकर आते हैं, नहीं कर पाते हो, गलत हो जाता है।
तो डी रैली आंसर बिल्कुल सही है। जीती मच्छी निगली नहीं जाती। संभवतः मैं रविवार को आ जाऊंगा, बिल्कुल सही है। संभवतः लगा रहा भविष्य के लिए, ठीक है। ये तो मुहावरा ही है पूरा पूरा। और विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है, बिल्कुल सही है। तो चुनाव निष्पक्ष है ना कि निष्पक्ष चुनाव। पार्टियां तो होंगी ना चुनाव में तो पार्टियां होंगी, इसलिए पक्ष तो होंगे। हवन में जलाने वाली लकड़ी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। और हवन सामग्री को क्या बोलते हैं ये भी बताओ। हवन में जलाने वाली लकड़ी बताओ और हवन सामग्री बताओ। तो हवन में जलाने वाली लकड़ी को बोलते समिधा। जिस लकड़ी को रखा जाता है हवन में वो समिधा है। और हवन सामग्री को बोलते हवि। क्या बोलते दोस्त? हवि। हवन सामग्री क्या है? हवि है। और हवन में जलने वाली लकड़ी क्या है? समिधा है। समझे? दोनों बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखना। हवन में संधि कौन सी है? तो हो धन अन तोड़ दो संधि अयाति। हवन में कौन सी संधि है? अयाति संधि। अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला क्या कहलाता है? मितव्यय का भी अर्थ बताएंगे, मितव्ययी का भी अर्थ बताएंगे। नाप तौल के भोजन कर रहा, मित का आहार कर रहा। मित माने कम होता है और आहार, तो कम आहार करेगा मतलब मिताहारी है, कम आहार करने वाला। जैसे हम लोग टीचर हैं, खा ही नहीं पाते दिन भर, तो कम आहार करते हैं हम लोग क्या है? मिताहारी है। मित व्ययी, व्यय का मतलब खर्च, कम खर्च क्या कहलाता है? मित व्यय। और कम खर्च करने वाला, कम खर्च करने वाला क्या है? मित व्ययी है। अगर आपसे पूछे मित व्ययी का विलोम बताओ तो अपव्ययी। कुछ लोग ज्यादा खर्च करते हैं, वो क्या है? अपव्ययी है। वो क्या है? अपव्ययी। जैसे एक मुहावरा पूछा गया कि घर में नहीं दाने, घर में नहीं दाने और टीवी चली भुनाने, टीवी चली भुनाने। अब यहाँ पे कभी कभी अम्मा शब्द का भी प्रयोग कर देते हैं, क्योंकि ये लोकोक्ति है, समाज के अनुसार बदलती रहती है। घर में नहीं दाने, बीवी चली भुनाने, इसका अर्थ बताना था। अम्मा चली भुनाने भी होता है, पर मूल रूप से इस शब्द का प्रयोग अरबी में किया गया, बीवी चली भुनाने। इसका मतलब क्या है? सामर्थ्य से अधिक, सामर्थ्य से अधिक व्यय करना। जितनी सामर्थ्य नहीं है उससे अधिक व्यय करना, ये क्या है? ये इस मुहावरे का अर्थ है दोस्त। सामर्थ्य के बाहर काम करना भी लिख सकते हैं हम लोग। कम खर्च करने वाला, अरे हम बता रहे ज्यादा, तुम बता रहे कम। मितव्ययी का मतलब है कम, अपव्ययी का मतलब है ज्यादा। क्लियर है? नेक्स्ट, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती, कौन सा अलंकार है? माता सीता जनकपुरी की राजकुमारी हैं। भगवान राम से उनका विवाह हुआ है। भगवान राम से क्या हुआ है? विवाह। राम एक चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं और दोनों के विवाह के पश्चात उनको जंगल जाकर राम के साथ रहना पड़ गया। उसके बाद जो त्रासदी हुई, रावण उनको अपहरण करके ले गया और फिर वो कहाँ रही? अशोक वाटिका में रही माता सीता। तो अशोक वाटिका में रही तो राजा जनक के यहाँ या राजा दशरथ के घर में माता सीता 3 बार भोजन करती थी। कितनी बार भोजन करती थी? 3 बार। भैया रानी महारानी है वो लोग। आजकल राजाओं का क्या होता है? 3 बार भोजन होता है और 3 बेर खाती हैं। अब वो अशोक वाटिका में रह रही, मतलब वो 3 फल खा के जिंदा है। राम के वियोग में माँ सीता 3 फल खा के जिंदा है। तो 1 बेर का मतलब बार है और टाइम्स, और 1 बेर का मतलब फल है। तो शब्द 2 बार आया और अर्थ अलग अलग हो गए। तो शब्द 2 बार आए, अर्थ अलग अलग हो जाए, यमक अलंकार हो जाए। कौन सा हो जाए? यमक। शब्द 1 से अधिक बार, शब्द 1 से अधिक बार और अर्थ भी भिन्न भिन्न, अर्थ भी क्या हो जाए? भिन्न भिन्न हो जाए। अर्थ भी दूसरा आए और शब्द 1 से अधिक बार आए। शब्द आया बेर बेर 2 बार, अर्थ अलग हो गए, यमक अलंकार। मित्र कौन सा अलंकार? यमक अलंकार। नेक्स्ट,
वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो या सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। ये है पूरा का पूरा काव्य। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो या सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं और तुम कभी झुको नहीं। कौन सा रस है? कौन सा रस है? करुण रस में क्या पाया जाता? शोक। जो व्यक्ति दुखी है वो करुण रस। शांत रस क्या है? निर्वेद, कुछ नहीं चाहता, पूर्ण तृप्ति हो गई, समाज से कोई मतलब नहीं, कबीरदास जी जैसे व्यक्ति, शांत रस। भय उत्पन्न हो जाए, भयानक रस। ठीक है। वीर क्या है? उत्साह है, जो उत्साहित है वह वीर रस है। और ये उत्साह की बात हो रही, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो या सिंह की दहाड़ हो, उत्साह की बात करे, वीर रस। कौन सा रस? वीर रस, उत्साह। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा। निम्नलिखित में सही छंद का बढ़िया चयन करना है। सही छंद चुनो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर। बताओ कौन सा छंद? देखो, दो मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, दो मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, दो मात्रा और दो मात्रा। सारी मात्राएं गिननी जाए, छंद का पता हो जाए। समझते हो? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 मात्रा वाला छंद बताओ जल्दी से कौन सा था? 16 मात्रा वाला छंद तो सभी को पता है, चौपाई छंद है। कौन सा छंद है दोस्त? चौपाई। तुम्हें चौपाई देखनी, पूरी हनुमान चालीसा पढ़ो, सब चौपाई है। सोरठा में मात्रा 11 13 होने को है। ठीक है। दोहा में मात्रा 13 11 होने को है। सवैया एक वर्णिक छंद है। 22 से लेकर 26 वर्ण पाए जाते हैं। 22 से लेकर 26 वर्ण पाए जाते हैं। कोई भी मात्रा की बात नहीं करेगा सवैया में। कितने छंद, कितने वर्ण? 22 से लेकर 26 वर्ण। तो हो गई 16 मात्रा। क्या पहुंच गई? चौपाई। नेक्स्ट, जो रही उत्तम प्रकृति का, करी सकत को संग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। जो लोग अच्छी प्रकृति के हैं, उत्तम स्वभाव के हैं, उनका कुसंग कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। जिस प्रकार से चंदन के पेड़ पे विष के समान सांप लपटे रहते हैं, पर चंदन विष का व्यापन, चंदन विष को ग्रहण नहीं करता है। अगर मैं तुमसे कहूं, इसमें तो छंद पूछा गया, मैं तुमसे कहूं अलंकार बता दो, अलंकार बता दो, तो तुम देखो इसकी तुलना इससे की जा रही है कि नहीं? जो रही उत्तम प्रकृति का, कर सकत कुसंग। इसी प्रकार से चंदन को उत्तम प्रकृति वाला बताया और कुसंग का तुलना भुजंग यानी सांप से कर दी गई है। तो दोनों की तुलना की जा रही है, यानी दृष्टांत अलंकार है। कौन सा अलंकार है? दृष्टांत। एक यूनिवर्सल ट्रुथ बोलता है, जबकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। चंदन के वृक्ष पे कोई भी सांप लिपटा हुआ नहीं होता है, ये मिथक है। ठीक, चंदन के वृक्ष पे कोई भी सांप लिपटा हुआ नहीं होता है। नहीं तो पुष्पा को सांप नहीं काट लेगा? बताओ। अच्छा, पुष्पा तस्करी करेगा, सांप नहीं काटेगा? चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रात भुजंग। कौन सा अलंकार है? दृष्टांत अलंकार है। अब चलो आते हैं उस पे कि छंद कौन सा है। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितनी मात्रा? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 और 11। देखो गिनवाते हैं तुम्हें गिनवाते हैं इसीलिए ताकि तुम पेपर में गिन भी पाओ, परेशान ना हो जाओ। ठीक है। जो मैं दो रहीमन पूरा लिखा ही नहीं, टाइप नहीं किया, मैं मात्रा गिन देता। अगर 11 से 13 से 12 हो जाती तो गलत हो जाता छंद। वो तो मुझे आता है कि यहाँ पे रहीमन लिखना चाहिए। तो क्या है? 1 2 3 4, तो 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13। अब ये उत्तम वाला खेल समझो। उत्तम में मात्रा कैसे लगी? यहाँ पे शुरुआत में एक मात्रा है पर आधा वर्ण है तो 2 कर देते हैं। यहाँ एक, यहाँ पे एक। अगर मान लो यहाँ त्वचा लिखा होता तो मात्रा कैसे गिनते? तो वा पे 1 और चा पे 2, क्योंकि वा के आगे कोई वर्ण नहीं है। जिसके आगे वर्ण है और लघु है तो उसको गुरु कर देंगे, गुरु है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये 13 मात्राएं हो गई, ये 11 मात्राएं हो गई। जब 13-11 मात्राएं हो जाती दोस्त तो उसे बोलते दोहा। क्या बोलते दोस्त उसे? दोहा। कौन सा छंद हो गया? दोहा छंद हो गया। क्या समझ में आ रहा तुम लोगों को? काट ले तो काट ले, वो झुकेगा नहीं। हाँ, पुष्पा झुकेगा नहीं, काट लेगा सांप पुष्पा को, अगर दोहा सही हो गया तो। चंदन ने विष का व्यापन कर लिया, क्या पुष्पा में झुकेगा नहीं। अगला बताओ। पद्यांशों का सही अलंकार का चयन करे। सही अलंकार। नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास, यही काल अली कली ही से बनो आगे कौन हवा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया। कहानी सुना है इसकी हमें? रहीम ही होता है, रहीम ना होता है सर। रहीमन
है भैया। जो रहीम, रहीम में बड़ी ई की मात्रा लगा दो या तो ना लगा दो। अगर आप रहीमन में मात्रा गिनोगे, रहीमन में, तो 1 2 3 4 मात्रा हो जाएगी। और अगर रहीम में गिनोगे तो 1 2 3 4 हो जाएगी। तो चाहे रहीम लिखो और चाहे रहीमन लिखो। और अगर आप क्वेश्चन देखो तो उसमें क्या लिखा था? उसमें भाई साहब ना पे कोई मात्रा ना लिखा ही नहीं था। अब रहीम में तो 3 ही मात्रा रह जाएगी। अगर यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा हम लगा देते हैं दोस्त, तो उतनी मात्रा चाहे रहीमन लिख लो चाहे। आगे आते हैं, चलो रहीमन रहीम खत्म के। अगला देखो, नई पराग नई मधुर मधु नई विकास एक काल, अली कली ही से बनो आगे कौन हवाल। बताओ कौन सा होगा? देखो, एक राजा थे जिनका नाम था जय सिंह, और राजा जय सिंह जो थे वो राजपाट छोड़ दिए। राजपाट छोड़ दिए का मतलब राजपाट पे ध्यान देना छोड़ दिए, और वो कहाँ लग गए? वो अपने प्रवास काल में लग गए, ये समझ लो। श्रृंगार रस के अंतर्गत डूब गए और प्रवास काल में लग गए। तो इनको समझाने के लिए बिहारी लाल ने एक बढ़िया सा दोहा लिखा, जो आपके सामने लिखा हुआ है कि लिखा है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु। पराग और मीठा शहद उन्नति के परिचायक होते हैं किसी भी देश में। नहीं विकास ई काल, इस काल में विकास नहीं हो रहा, न पराग जन्म रहा न मीठा शहद, और विकास तो हो ही नहीं रहा। मतलब अली कली ही से बंधो, अली माने भौरा और अली माने राजा। अली कली ही से बंधो, और कली माने बेटा एक तो फूल की कली जिसको कुंडुक बोलते हैं, और कली का मतलब भोग विलास से भी यहाँ पर रखा गया है। तो भोग विलास में कौन जुड़ गया? राजा जुड़ गया, जयसिंह के लिए लिखा गया। अगर ऐसा नहीं होता तो वो, अगर राजा जयसिंह नाराज हो जाए बिहारी से और वो कहें आपने मेरे बारे में ऐसा क्यों लिख दिया, तो बिहारी लाल क्या बताएंगे कि अली का मतलब भौरा है, अली का मतलब राजा है ही नहीं, हम तो भौरे की बात कर रहे हैं। तो कह कुछ और रहे हैं, किसी और चीजों से कह रहे हैं, अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? अन्योक्ति, अन्य धन उक्ति। अन्य माने कुछ और कहा जाए। हम तुमको गधा कह रहे हैं, हम तुमको मूर्ख नहीं कह रहे हैं, हम तुमको शेर कह रहे हैं, हम तुमको बलवान नहीं कह रहे हैं। समझ रहे हो? वही बात है, अन्योक्ति है। सब प्राणियों के मत मन मयूर आहार नाच रहा, सब प्राणियों के मत मत्तम मत मनो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गलत टाइप। रंग में भंग के रचनाकार बताओ। रंग में भंग के रचनाकार, रंग में भंग के रचनाकार बताओ। रंग में भंग रचनाकार बताओ। दिख रहा अब दिख रहा कि नहीं दिख रहा? याद रखना, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त को क्या बोलते? राष्ट्र कवि। क्या बोलते दोस्त? राष्ट्र कवि। किसने बोला दोस्त? गांधी जी ने इनको बोल दिया राष्ट्र कवि। अगली बात करें जयशंकर प्रसाद, तो छायावाद युग के प्रवर्तक। छायावाद युग के क्या हैं? पिता हैं, जनक हैं, प्रवर्तक हैं। पंडित जगन्नाथ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को बोलते क्रांतिकारी कवि। क्रांतिकारी कवि, समझे? अब बात कर रहा रंग में भंग, तो मैथिली शरण गुप्त। तो भैया द्वापर, तो भैया यशोधरा, द्वापर यशोधरा। रंग में भंग, साकेत, साकेत के बाद भारत भारती, भारत भारती। ये सब किसकी रचनाएं हैं? मैथिली शरण जी गुप्त की रचनाएं हैं, चिरगांव में जन्मे, झांसी के पास। नेक्स्ट, पतितों के देश में किसकी रचना है? इसका आंसर करो, पतितों के देश में। इसका आंसर करो, पतितों के देश में। जल्दी से आंसर करो। कबीर को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा? दिखाई नहीं दे रहा है। कबीर को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा? कबीर को वाणी का डिटेक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रामचंद्र शुक्ल। कबीर को वाणी का डिटेक्टर। क्वेश्चन नंबर 31, कबीर को वाणी का डिटेक्टर बताओ। रामचंद्र शुक्ल की हजारी प्रसाद द्विवेदी।
द्विवेदी ने कहा डी दिल्ली आंसर सही। रामचंद्र शुक्ल ने एक रचना लिखी थी हिंदी शब्द सागर की भूमिका। क्या रचना लिखी थी? हिंदी शब्द सागर की भूमिका। इस रचना को बदल के नाम दिया गया हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। हिंदी का बृहद इतिहास या हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। ठीक है, इसको 18 भागों में छापा गया। कितने भागों में? 18 भागों में छापा गया। किसके द्वारा छापा गया? नागरी प्रचारणी सभा। कौन सी सभा ने छापा दोस्त? नागरी प्रचारणी सभा ने छापा दोस्त। किसने? रामचंद्र शुक्ल की रचना है। किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल जी महाराज। रामचंद्र शुक्ल बहुत बड़े साहित्यकार माने गए हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है और उन्होंने कहा था कबीर को वाणी का डिटेक्टर। वाणियां बदलने में माहिर कौन? कबीर दास। हजारी प्रसाद द्विवेदी था, गलत कर गए तुम। अब पढ़ो, कोई त्रुटि नहीं है। नीचे दिए गए वाक्यों में से कुछ में त्रुटि है और कुछ ठीक है। त्रुटि वाले वाक्यों को जिस भाग में त्रुटि है ABCD में आपका उत्तर बताना है। कोई त्रुटि नहीं है तो उत्तर के रूप में चिन्हित कीजिए। यदि वाक्य में कोई त्रुटि नहीं हो तो कोई त्रुटि नहीं है में चिन्हित कीजिए। समझ गए? क्वेश्चन पढ़ो। नहर में दरदरार पड़ जाने से व्यापक क्षेत्र में पानी भर गया है। नहर में दरदरार पड़ जाने से, देखो भाई क्या लिखा, नहर में दरदरार पड़ जाने से व्यापक क्षेत्र में पानी भर गया है। या तो A ऑप्शन चुन लो या B चुन लो या C या D, बताओ। नहर में दरदरार पड़ गई है, समझ रहे हो? क्या पड़ गई नहर में? दरदरार। कौन सा ऑप्शन गलत हो गया? A। दरदरार क्या होता है भाई? दरार होता है। क्या होता है? दरार। नहर में क्या पड़ गई? दरार। दरदरार नहीं। अगला सुनो। अगला लिखा है जब सारे देश का लक्ष्य एक हो, संकल्प एक हो तो सफलता कदम चूमती। बताओ गलत कहाँ है? ABCD 33 गलत कहाँ है? 33 में क्या गलत है? तो लक्ष्य गलत लिखा दोस्त। क्या गलत लिखा? लक्ष्य। तो ऑप्शन A जो है वो गलत है। तो ऑप्शन A इसमें सही आंसर। कौन सा आंसर सही है इसमें? ऑप्शन A दरदरार रॉन्ग है, बिल्कुल। अगला सुनो। अरे अब तो पैराग्राफ आ गया, अब तो आप भाग। पैराग्राफ आ गया।